नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। भारतीय रियल एस्टेट में सुधार की दिशा में हलचलें तेज होती दिखने लगी हैं, क्योंकि हाल ही में आवास मंत्रालय में सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी की 5वीं मीटिंग हुई। इस मीटिंग में ही यूनिफाइड रेरा पोर्टल को लॉन्च किया गया, यानी अब आपको देश भर के रेरा में रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट एक यूनिफाइड रेरा पोर्टल पर नजर आएंगे। हालांकि इसकी मांग लंबे समय से की जा रही थी। खुद हमने इसको लेकर जी बिजनेस पर कई बार मुद्दा उठाया। दूसरी ओर महारेरा ने प्रोजेक्ट की स्क्रूटनी की बात भी कही है, यानी रियल एस्टेट में रिफॉर्म के लिए ये कदम बेहद जरूरी है। सीएससी मीटिंग में इंडस्ट्री, ग्राहक, एक्सपर्ट शामिल हुए। सरकार से कई मुद्दों पर चर्चा हुई जो रियल एस्टेट सेक्टर को और पारदर्शी बना सकते हैं। अभय उपाध्याय जी हमारे साथ, प्रेसिडेंट एफपीसीई और सदस्य सीएससी रेरा। अभय जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। अभय सर, ग्राहक के नजरिए से और कौन से मुद्दे हैं जिन पर आपने आवास मंत्री का ध्यान खींचा सीएससी मीटिंग में, और क्या रिएक्शन रहा आवास मंत्री का? दीपक जी, ऐसा है कि पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस बार की जो हमारी सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल की जो मीटिंग थी, बहुत ही सकारात्मक थी, बहुत ही पॉजिटिव तरीके से हुई। और अच्छी बात ये रही कि बहुत सारे मुद्दे जो एजेंडा में थे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। जो मुद्दे हम लोगों ने उठाए उस पर भी काफी डिटेल मंत्री जी के साथ में और अधिकारी लोगों के साथ में डिस्कशन हुआ। जो मेन मुद्दे हम लोगों ने उठाए, जो पहला उसमें ये था कि महाराष्ट्र में एक रीडेवलपमेंट को लेकर रेरा के तर्ज पे एक कानून लाने की बात हो रही है, जिसका हमने विरोध किया। हमने पुरजोर तरीके से वहां पे ये बात रखी कि वेस्ट बंगाल में भी ऐसा कानून आया था जिसको हम लोगों को जाकर के सुप्रीम कोर्ट में रद्द करवाना पड़ा था, और फिर से ऐसी कोई स्थिति पैदा ना हो। क्योंकि कोई भी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो आता है उसमें सेल के कंपोनेंट भी होते हैं, और उस केस में रीडेवलपमेंट का जो लॉ आएगा, जो रेरा लॉ होगा, ये दोनों लॉ हो जाएंगे और बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो इस तरफ हमने उनका ध्यान खींचा है। दूसरी तरफ हम लोगों ने ये बात भी उठाया कि सीएससी का जो कंपोजिशन इस बार उन्होंने किया था उसमें बिल्डर साइड के लोगों की ज्यादा हो गई और थोड़ा डिसबैलेंस हो गया था। देखिए, इससे गलत मैसेज जाता है, तो मैंने इधर भी मंत्री जी का ध्यान खींचा था। हम लोग ये शुरू से कह रहे हैं कि रेरा को जिस तरह का कानून है पहले उसको ठीक से इंप्लीमेंट किया जाए। आज जो भी प्रॉब्लम आ रही है, मैंने मंत्री जी को बताया कि किस तरह से लास्ट 2 होम बायर्स की जो मीटिंग मिनिस्ट्री ने बुलाई थी, हम लोगों ने किस तरह से सारी चीजें बताई कि क्या रेरा कर रहा है, कहाँ रेरा फेल हो रहा है। अब जैसे आप देखिए, जो प्रोजेक्ट हैं वो बिना स्क्रूटनी के डॉक्यूमेंट्स के रजिस्टर हो जा रहे हैं। आज कोई ये देखने नहीं जा रहा है कि जो ओसी मिल गया प्रोजेक्ट को तो सीसी नहीं मिला, तो बाकी कॉमन एरियाज, फैसिलिटीज, एमिनिटीज कंप्लीट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो आज इस तरह के जो कॉमन जो पैसे डाले जा रहे हैं वो सेपरेट अकाउंट में डाले जा रहे हैं या कहीं और डाल दिए जा रहे हैं। पैसा जो विड्रॉ हो रहा है वो कानून के हिसाब से विड्रॉ हो रहा है या ज्यादा हो जा रहा है। तो ये सारी चीजों पर हमने मंत्री जी का ध्यान खींचा है। और अच्छी बात यह है कि उन्होंने बड़े ही पेशेंट तरीके से हम लोगों की बात सुनी है। अब सर, रेरा यूनिफाइड पोर्टल आ चुका है, जाहिर है इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। हमने जी बिजनेस पर इस मुद्दे पर कई बार चर्चा की है। क्या ये काफी है या और बदलाव करने होंगे रियल एस्टेट के रिफॉर्म के लिए? दीपक जी, यूनिफाइड रेरा पोर्टल तो देखिए सही है, इसमें कोई किसी का भी दो मत नहीं हो सकता है, क्योंकि एक जगह पे आपको डेटा मिल जाएंगे, वो मिल जाएंगे। लेकिन हम लोग दिक्कत क्या है कि चीजों को डिक्टेट किया जाता है, एक नैरेटिव बनाया जाता है और हम लोग उसमें फंस जाते हैं। बात तो ये होनी चाहिए ना कि उस रेरा पोर्टल में, यूनिफाइड रेरा पोर्टल में कंटेंट क्या दिखाया जा रहा है, वो कितना सही है, उससे होम बायर को कितना फायदा होगा। बात तो इस पे होनी चाहिए थी ना दीपक जी। मीडिया होने के नाते मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आप किसी पोर्टल को देखें और उसमें देखें कि मैंने तो आपके सामने भी रखा है और मिनिस्ट्री के सामने भी रखा है कि अगर वहां पे वो देख ही नहीं रहे हैं। आज बताइए, मैंने एग्जाम्पल देकर दिखाया है कि रेरा के पोर्टल पे फैसिलिटीज एमिनिटीज कुछ और है, वेब बिल्डर के वेबसाइट पे फैसिलिटीज एमिनिटीज कुछ और है, और सैंक्शन प्लान में फैसिलिटीज एमिनिटीज कुछ और है। आप बताइए, एक होम बायर किसको माने, कौन सा सही माने, कौन सा झूठ माने? तो आज अगर इस तरह की चीजें, इंफॉर्मेशन आप यूनिफाइड पोर्टल पे दिखाते हैं तो क्या वो पर्पस सर्व होगा? तो हम लोग क्वालिटी पे नहीं जा रहे हैं, हम लोग ज्यादा इस पे जा रहे हैं कि किस तरीके से बस ये दिखा दिया जाए कि हम लोग काम कर रहे हैं। काम तो वहां पे होना चाहिए था ना कि आपके उसमें कंटेंट क्या है। और यहाँ से बात खत्म भी नहीं हो रही है दीपक जी। मैं 2 चीज और जोड़ना चाहूंगा इसमें। प्रवीण जी ने अभी कहा, उसका उत्तर देना जरूरी है कि दिल्ली में बहुत बार पोल्यूशन की वजह से रोक लग जाती है, कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाता है, और इसमें बिल्डर का कोई उनके हाथ में रहता नहीं है, और इसलिए उसको एक्सटेंशन मिलना चाहिए। तो हम लोग मुद्दे पर नहीं आकर के केवल गोल गोल घुमा करके ये कह देना है कि मेरी प्रॉब्लम बहुत है। अगर आपकी इतनी प्रॉब्लम थी तो आपने मेरे से पैसे क्यों लिए और प्रोजेक्ट लॉन्च किए? जब आपको सारी प्रॉब्लम पता ही है तो आपने प्रोजेक्ट क्यों लॉन्च किया? आप कहते हैं कि इतनी प्रॉब्लम है, मैं प्रोजेक्ट नहीं कर सकता, मेरे पास की नहीं है।
अबे सर, एक और अहम सवाल कि अमिताभ कांत कमेटी ने लेगेसी प्रोजेक्ट पर जो रिपोर्ट सौंपी थी उस पर क्या कोई डिटेल चर्चा हुई? अटके प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए क्या कोई रास्ता निकला है? दीपक जी देखिए, यहाँ पे मैंने जैसा कि आपको बताया, नोएडा के अथॉरिटी के सीईओ वहाँ पे थे। उन्होंने एक डेटा पेश किया कि उन्होंने कितने लोगों को, बिल्डरों के अगेंस्ट क्या खिलाफ एक्शन लिया, कितने होम बायर को और किस तरह से कंप्लीट किया। तो मैं देखिए वो डेटा मेरे पास में हाथ में नहीं है, चूंकि वो बोल रहे थे उन्होंने मिनिस्ट्री को सबमिट किया। तो मैंने इस बात के लिए अपनी तरफ से पूरी जोर लगा के कहा कि आप केवल नोएडा को, तो बोले कि नोएडा जो है वो बहुत बड़ा एक 50-60% प्रॉब्लम वहां पे है। तो मेरा ये कहना था कि एज अ सरकार हम लोग की जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि अगर किसी एक आदमी के घर की प्रॉब्लम को अगर हम सल्टा सकें तो क्यों नहीं सल्टाए। क्या एक आदमी, वो एक आदमी नहीं, एक आदमी अपने आप में 100% होता है। जिस दिन वो उसका घर का वो खत्म हो जाता है या उसको कुछ घटना घट जाती है उसके घर में, तो 100% उसके घर में माइनस हो जाता है, क्योंकि आजकल आज की डेट में भी एक घर में कमाने वाला एक ही है। तो हम लोग ये मान के चले, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है कि आप ये सारी चीजें जो भी है सारे स्टेट्स को बताइए, उनसे मीटिंग ऑनलाइन कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि कैसे इसका फायदा सबको दिया जाए। लेकिन दीपक जी एक दो चीज मैंने वहां भी कही, मैं आपके माध्यम से फिर से कहना चाहता हूं कि आज जो हम लोग बात कर रहे हैं 4 लाख या 5 लाख ड्वेलिंग यूनिट्स की, वो एक इंडियन बैंक एसोसिएशन ने डेटा दिया है। मिनिस्ट्री के पास एक्चुअली स्टेट वाइज कोई डेटा ही नहीं, तो आपको पता ही नहीं है कि एक्चुअली लेगेसी स्टॉल प्रोजेक्ट किस स्टेट में कितने हैं, किसको बेनिफिट दिया जा सकता है, ये डेटा भी नहीं है। मैंने अमिताभ कांत कमेटी में मैं अपीयर हुआ था और मैंने सर को कहा था, अमिताभ कांत सर को, कि सर आप ये काम कर रहे हैं, इसका एक डेटा बनवा लीजिए, कम से कम पता तो रहे कि कौन से प्रोजेक्ट स्टेट में कितने प्रोजेक्ट हैं जो रेरा के पहले शुरू हुए और अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाए। वो डेटा भी हमारे पास में नहीं है। तो क्या ये कमेटी की रिपोर्ट केवल नोएडा के लिए आई थी या सबके लिए आई थी? सबके लिए आई थी, तो क्यों नहीं सारे स्टेट्स में भेजा जा रहा है कि इसके जो बेनिफिट है वो सबको मिल रहे हैं? और किस तरह से इस तरह की लेगेसी स्टॉल प्रोजेक्ट पर दोबारा ऐसी कोई कमेटी ना बने, इसके लिए हम लोग क्या स्टेप्स लें, ये उसमें कोई सुझाव नहीं था। बिल्कुल, यानी रियल एस्टेट अब रिफॉर्म की ओर बढ़ता दिख तो रहा है, हालांकि रफ्तार अभी भी बहुत धीमी है। रेरा का यूनिफाइड पोर्टल महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट की स्क्रूटनी का ग्राहक और इंडस्ट्री दोनों स्वागत कर रहे हैं, लेकिन ये भी मान रहे हैं कि ये एक कदम है, ना कि पारदर्शिता की मंजिल। अभी भी ऑर्गेनाइज्ड होने के लिए रियल एस्टेट में बहुत काम बाकी है। तो बहुत शुक्रिया करेंगे आपका अभय सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।